अस्सलाम वालेकुम। बायोमैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 22। इसको हम देख लेते हैं। इससे पहले हमने स्पाइन पढ़ी है, तो वो स्पाइन की एनाटमी थी, फिर उसकी बायोमैकेनिक्स थी, और उसके बाद हमने उसकी पैथोलॉजीज देखी थी। तो ये गेट है। गेट में हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज है इस लेक्चर में, जो कि बेसिक गेट की हम पढ़ेंगे। और मैकेनिक्स क्या है? सबसे पहले तो काइनेटिक्स और काइनेमैटिक्स है। ठीक है। तो काइनेमैटिक्स वही है, डेफिनेटली मूवमेंट है। गेट के अंदर क्या मूवमेंट होती है, किस जॉइंट पे क्या मूवमेंट है, कौन सी पोजीशन है, कितनी वेलोसिटी लगती है उस मूवमेंट के लिए, एक्सेलरेशन, और जॉइंट पे क्या एंगल है। ये सारी काइनेमैटिक्स है। और अगर गेट के दौरान एक्टिंग फोर्सेस हम देखेंगे, जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं, जॉइंट रिएक्शन फोर्सेस है, आपके जॉइंट पे या मसल प्रोडक्शन जो फोर्सेस हैं वो एक्ट कर रही हैं, वो सारी काइनेटिक्स में फॉल करेंगी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, डेफिनेटली जब आप मूव करते हैं तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी का मूव करता है। जनरली बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेकंड सैक्रल वर्टिब्री में होता है, लेकिन ये डिफरेंट पोजीशंस के साथ ऊपर नीचे मूव करता है। काइनेमैटिक्स जो होंगी, जो कि आप मूवमेंट्स की डिस्कशन करेंगे, वो डिफरेंट उसमें करेंगे। सेजिटल होगा, फ्रंटल होगा, ट्रांसवर्स होगा। काइनेटिक्स में ग्रेविटेशनल फोर्स है, आपके सेंटर ऑफ मास है, और आपका टॉर्क है। फैक्टर्स जो कि गेट को डिफाइन करते हैं, उसमें वॉकिंग पैटर्न आपका, कि क्या वॉकिंग पैटर्न है, हेल्दी है या नहीं है, क्या आप गेट को इनिशिएट कर सकते हैं या रोक सकते हैं। कुछ पैथोलॉजीज ऐसी होती हैं जिसमें आप इनिशिएट नहीं कर पाते, कुछ पैथोलॉजीज ऐसी होती हैं जिसमें आप टर्मिनेट नहीं कर पाते, मतलब कि चल पड़ते हैं लेकिन फिर आप कंट्रोल नहीं होता सेरेबेलम का, और आप रोक नहीं पाते। लोकोमोशन है, मूवमेंट को कहते हैं। पोजीशन ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी आपकी वेट बेयरिंग भी हो सकती है और नॉन वेट बेयरिंग भी हो सकती है। आपको पता है ओपन और क्लोज चेन का डिफरेंस? ओपन चेन जो है वो नॉन वेट बेयरिंग होती है। ठीक है, जैसे इसमें है, अगर हम इस कलर्ड लेग की बात करें, तो अभी इसने पाँव जमीन पर रखा हुआ है। ठीक है, और इसमें भी पाँव जमीन के साथ है, इसके ऊपर वजन डाल रहा है। अब वजन डाल के वो आगे मूव कर रहा है। अब यहाँ पे वो आगे मूव कर चुका है, और अब उसकी टांग जो है वो जमीन से उठ जाएगी। तो जिस वक्त पाँव का कांटेक्ट जमीन के साथ है और उसके ऊपर मूवमेंट हो रही है, तो वो क्लोज चेन है और वो वेट बेयरिंग है। फुट इज ऑन द ग्राउंड। जब और बॉडी उसके ऊपर मूव करती है, राइट? तो जब वो आगे मूव कर जाएगा और ये टांग उसकी अब उठ जाएगी, जाहिर सी बात है, आप जब चलते हैं आपका एक पाँव जमीन पे होता है, दूसरा पाँव हवा में होता है, ऐसे ही। तो जो पाँव जमीन पे होता है वो वेट बेयरिंग या क्लोज चेन होता है, जो पाँव हवा में होता है वो ओपन चेन या नॉन वेट बेयरिंग होती है। इसी तरह जो जिसके ऊपर पहले वेट बेयरिंग हो रही होती है, उसके फौरन बाद अगले सेकंड उसके ऊपर नॉन वेट बेयरिंग होती है, फिर दोबारा वेट बेयरिंग होती है। एक साइकिल है जो ये लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बाइपेडल गेट, बाइपेडल गेट क्या होती है जनाब? दो टांगों पे चलने को बाइपेडल गेट कहते हैं, जो कि हर ह्यूमन बीइंग की होती है। इसकी वजह से एडवांटेज क्या है कि हम फ्रीली मूव कर सकते हैं और चैलेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर हम इजीली काम कर सकते हैं। नॉर्मल गेट के पैटर्न, बेसिकली इस लेक्चर में जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये गेट के पैटर्न्स है। और ये गेट के पैटर्न्स में आप ये देखें, जब पाँव जमीन के साथ लगता है, पहले आपकी हील लगती है, उसको हम कहते हैं हील स्ट्राइक है। स्ट्राइक क्यों? क्योंकि हील जमीन के साथ लग रही है। उसके बाद फुट फ्लैट है, जब फुट उसके ऊपर आ जाता है। जब आप उसके ऊपर वजन डाल के आगे जाते हैं, तो जब वजन डालते हैं वो मिड स्टांस है। जब आप आगे की तरफ जाते हैं, पुश करती है अब यही लेग आपको फॉरवर्ड, तो अब ये पुश ऑफ है। इन सारी चीजों में जो आपका पाँव था वो जमीन के साथ लगा है, चाहे हील लगी है, चाहे पूरा फुट लगा है, चाहे वेट बेयरिंग हो रही है, या चाहे सिर्फ टोज अटैच्ड है, इसको हम कहते हैं ये स्टांस फेज है। और 60% ऑफ योर गेट साइकिल इज स्टांस फेज, मतलब कि आप जब चल रहे होते हैं तो आपका एक पाँव चलने के दौरान 60% तक जमीन के साथ लगता है और 40% वो हवा में होता है। जब वो हवा में होगा तो फिर हम उसको कहेंगे वो स्विंग फेज है। जब पाँव जमीन से उठता है तो वो एक दफा पीछे मूव करता है, फिर आगे की तरफ आता है, इसको कहते हैं मिड स्विंग है। और फिर फाइनली डिसेलरेशन, जब आप दोबारा हील स्ट्राइक की तरफ जा रहे होते हैं। अब इस डिसेलरेशन के बाद अगला स्टेप दोबारा से हील स्ट्राइक का आएगा। ठीक है, तो ये जब आपकी टांग हवा में होगी तो ये स्विंग फेज है, जब आपकी टांग जमीन के साथ लगेगी तो ये स्टांस फेज है। स्टांस फेज 60% होता है, पहले इनिशियल कांटेक्ट जिसको हम हील स्ट्राइक कहते हैं, फिर लोडिंग रिस्पांस जो कि फुट फ्लैट में हो रहा था, मिड स्टांस फुट फ्लैट में जो वेट बेयरिंग हो रही थी, टर्मिनल स्टांस जब आप वेट बेयरिंग को थोड़ा सा एक स्टेप आगे मूव करते हैं, फिर प्री स्विंग, अभी आपका पाँव नीचे जमीन से उठा नहीं है, मतलब कि पुश ऑफ है अभी। फिर स्विंग आता है, इनिशियल स्विंग जो कि हम एक्सेलरेशन की बात की थी, मिड स्विंग, मिड स्विंग को मिड स्विंग कहते हैं, और टर्मिनल स्विंग को हम डिसेलरेशन कहते हैं।
ठीक है। इनिशियल कांटेक्ट हील स्ट्राइक, लोडिंग रिस्पॉन्स जब हील स्ट्राइक के बाद फुट फ्लैट की तरफ हम मूव करते हैं, मिड स्टांस फुट फ्लैट से जब हम मिड स्टांस में मूव करते हैं, टर्मिनल स्टांस जब हम मिड स्टांस से फौरन हील ऑफ, जब हमारी हील जमीन से उठती है। फिर उसके बाद आता है प्री स्विंग, जिसके अंदर उसके बाद हील ऑफ के बाद अगला स्टेप हमारा टो ऑफ का आता है। स्विंग में इनिशियल स्विंग है टो ऑफ से लेकर एडली एक्सेलरेशन जो है वो इनिशियल स्विंग है। मिड स्विंग को कहते हैं और टर्मिनल स्विंग कहते हैं जब मिड स्विंग के बाद फाइनली डिसेलरेशन, जब पाँव दोबारा जमीन की तरफ जा रहा होता है। यहाँ पे हम एक दफा दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले हील स्ट्राइक हुई है, जमीन के साथ लगी है, ठीक है, इनिशियल कांटेक्ट है, हील स्ट्राइक है। उसके बाद फुट फ्लैट हुआ और आपने वेट डाल के आगे की तरफ अब आप मूव कर रहे हैं। ये सारा लोडिंग रिस्पॉन्स है, क्यों? क्योंकि उस पर वेट लोड हो रहा है। ये मिड स्टांस है, अब आप इसके ऊपर खड़े हैं। मिड स्टांस के बाद क्या होगा, अब आपकी हील ऑफ होगी, ठीक है ना। जब आप आगे की तरफ मूव करेंगे, इस पाँव की पहले हील उठेगी फिर टोज उठेंगे। तो पहले हील उठी, ये टर्मिनल स्टांस के स्टेप्स हैं, और उसके बाद आपके टोज ऑफ होंगे। टोज ऑफ मतलब कि इसको हम कहते हैं ये प्री स्विंग है, ठीक है, क्योंकि स्विंग से पहले का जो स्टेप है वो टोज ऑफ का है। उसके बाद क्या होता है, जो इनिशियल स्विंग है, मिड स्विंग है और टर्मिनल स्विंग है। इनिशियल स्विंग में क्या होता है, पाँव पहले पीछे की तरफ जाएगा, मिड स्विंग में थोड़ा आगे की तरफ आएगा, और टर्मिनल स्विंग में क्या होगा, फाइनली जमीन की तरफ जाएगा। और टर्मिनल स्विंग के बाद दोबारा क्या आएगा, आपका हील स्ट्राइक। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट था वो हम देख चुके हैं। आगे गेट एनालिसिस है। गेट एनालिसिस जब किया जाता है एक इंसान का, तो स्पेशल एनालिसिस होता है, मतलब कि डिफरेंट प्लेन्स में, सेजिटल में देखते हैं, फ्रंटल में देखते हैं, और उसके बाद उसको एक्सियल या ट्रांसवर्स में देखते हैं। उसके अलावा आप गेट की काइनेमैटिक्स को डिस्कस करते हैं और काइनेटिक्स को डिस्कस करते हैं। फिर उसके अलावा इन द एंड आप डायनामिक इलेक्ट्रोमायोग्राफी देखते हैं, जिसके अंदर आप मूवमेंट के दौरान मसल्स के अंदर प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को एनालाइज करते हैं और उसको रिकॉर्ड करते हैं। वेलोसिटी एक स्टेप की कितनी होती है, 1.4 सेकेंड मीटर पर सेकेंड हमारी वेलोसिटी है। एक स्टेप लेंथ कितना होता है, 76.3 सेंटीमीटर्स का। स्ट्राइड लेंथ, स्टेप होता है जब आपने कदम उठाया, स्ट्राइड है जब आपने अगला कदम उठाया, वो पूरी स्ट्राइड बनती है, वो 120 सेंटीमीटर्स की होती है। वॉकिंग स्पीड मैन के 110 स्टेप्स पर मिनट कर लेते हैं, औरतें 111 कर लेती हैं, ज्यादा तेज चल लेती हैं। हालांकि मुझे ये थोड़ा सा बाइस लगता है, मेरे ख्याल में औरतें स्लो चलती हैं, बंदे ज्यादा तेज चलते हैं। मूवमेंट्स ऑफ द जॉइंट्स एंड सेगमेंट्स इन स्पेस क्या है, क्या आप पेल्विस पे, हिप, नी और एंकल पे, इनके ऊपर आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास ड्यूरिंग मूवमेंट चेक करते हैं कि क्या मूव हो रहा है, कौन से मसल की, सैजिटल काइनेमैटिक्स में कौन सा मसल एक्ट कर रहा है, फ्रंटल काइनेमैटिक्स में कौन सा मसल की मूवमेंट हो रही है, और आपके ट्रांसवर्स काइनेमैटिक्स में कौन सी हो रही है, ठीक है। सैजिटल काइनेमैटिक्स में क्या है, सबसे पहले हील स्ट्राइक है या इनिशियल कांटेक्ट है। इनिशियल कांटेक्ट में हम देखते हैं जब आपका पाँव जमीन के साथ लगा है, तो हिप के ऊपर फ्लेक्शन है, कितने डिग्री, 25 डिग्री। नी के ऊपर ऐसा कोई मूवमेंट नहीं है, 0 to 5 डिग्री फ्लेक्शन हो सकती है। एंकल के ऊपर भी कोई नहीं है, 90 का एंगल बन रहा है, ठीक है। ये है हील स्ट्राइक में। हिप के स्टेबलाइजर्स हैं जो कि स्टेबलाइज करते हैं, नी के स्टेबलाइजर्स हैं, और एंकल के डॉर्सिफ्लेक्सर्स हैं जो कि इसको फुट को इस पोजीशन में होल्ड करके रखते हैं। अगर एंकल के डॉर्सिफ्लेक्सर्स काम नहीं करेंगे तो फुट फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप है लोडिंग रिस्पॉन्स का, जिसमें फुट फ्लैट है बेसिकली, ठीक है। फुट फ्लैट में क्या होता है, अगर आप ये देखें, नी जॉइंट के ऊपर अब मूवमेंट आई है, हिप पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो बेली थी वही है। नी जॉइंट के ऊपर मूवमेंट क्या आई है, अब आप फ्लेक्शन हो गई है 0 to 15 डिग्री की। और एंकल क्या है, पहले डॉर्सिफ्लेक्शन थी, अब प्लांटर फ्लेक्शन हो गया, मतलब कि फुट फ्लैट हो गया। कौन काम कर रहा है, हिप के एबडक्टर्स हैं जो कि इसको अवे मूव करवा रहे हैं। हिप के एक्सटेंसर्स हैं जो कि स्टेबलाइज कर रहे हैं। कॉर्ड्स हैं जो कि आपकी मूवमेंट करवा रहे हैं। एंकल के डॉर्सिफ्लेक्सर्स हैं जो कि आपके फुट फ्लैट को कंट्रोल कर रहे हैं। और टिबियालिस इंटीरियर और पोस्टीरियर है। उसके बाद अगला स्टेप आता है मिड स्टांस का। मिड स्टांस में आप हिप के ऊपर देखें, 25 डिग्री की जो पहले फ्लेक्शन थी वो 0 डिग्री तक मूव करेगी। अब ऑलमोस्ट हम एक्स न्यूट्रल पोजीशन में खड़े हैं, और नी के ऊपर जो 15 डिग्री की फ्लेक्शन थी वो वापस 0 डिग्री की हो गई है, ठीक है। अब आप इसके ऊपर वजन डाल के आगे की तरफ जा रहे हैं। अब चूंकि वेट बेयरिंग हो रही है, तो हिप के एबडक्टर्स, एक्सटेंसर्स, क्वाड्रिसेप्स और काफ के जो मसल्स हैं वो आपके पोस्चर को मेंटेन करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे। उसके बाद आता है टर्मिनल स्टांस। टर्मिनल स्टांस में क्या है,
ठीक है। अब आपका इसके अंदर हील ऑफ होगी, तो हिप के ऊपर क्या है, 20 डिग्री की एक्सटेंशन, नी के ऊपर कोई मूवमेंट नहीं है, एंकल के ऊपर 5 डिग्री से 10 डिग्री की प्लांटर फ्लेक्शन है। ठीक है, एंकल के प्लांटर फ्लेक्सस है। उसके अलावा अब प्री स्विंग है, हील ऑफ से अब टो ऑफ की तरफ जा रहे हैं। जब टो ऑफ है तो हिप पे आप देखें, जो पहले 20 डिग्री की थी मूवमेंट वो वापस 0 पे आ गई, 20 डिग्री की जो एक्सटेंशन थी। नी के ऊपर 40 डिग्री की फ्लेक्शन हुई है और एंकल के ऊपर 20 डिग्री की प्लांटर फ्लेक्शन हुई है, प्लांटर फ्लेक्शन बढ़ गई है। तो प्लांटर फ्लेक्सिस काम करेंगे, नी के फ्लेक्सिस काम करेंगे और हिप के स्टेबलाइजर्स या एडक्टर्स काम करेंगे। उसके बाद टो ऑफ के बाद इनिशियल स्विंग है, जब आपका पाँव पीछे की तरफ जा रहा है। अब आप इस पोजीशन पे देखें, हिप के ऊपर 15 डिग्री की फ्लेक्शन है, नी पे 60 डिग्री की फ्लेक्शन है और एंकल पे 10 डिग्री की प्लांटर फ्लेक्शन है। एंकल के डॉर्सिफ्लेक्सस काम करेंगे ताकि इस मूवमेंट को कंट्रोल कर सकें। अगर इसको नहीं कंट्रोल करेंगे तो क्या होगा कि जो टोज हैं वो रगड़ा खाएंगे आपकी जमीन के साथ। तो टोज को जमीन से उठाने के लिए आगे पैथोलॉजीज आएंगी गेट के और बताऊंगी आपको। इसको सिर्फ जमीन से उठाने के लिए टोज को आपके जो डॉर्सिफ्लेक्सस हैं वो काम करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है मिड स्विंग। मिड स्विंग में हिप के ऊपर देखिए आप, 25 डिग्री की फ्लेक्शन है, नी पे 25 डिग्री की फ्लेक्शन है, एंकल पे ऐसा कोई भी मूवमेंट नहीं है। उसके बाद फाइनल स्टेप है आपका टर्मिनल स्टांस, जब आप दोबारा हील स्ट्राइक की तरफ जा रहे हैं। अब हिप पे 25 डिग्री की फ्लेक्शन है, नी पे कुछ भी नहीं है, एंकल पे दोबारा 10 डिग्री की डॉर्सिफ्लेक्शन है। ठीक है। फ्रंटल काइनेमैटिक्स, इसके अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी देख सकते हैं, मिड स्टांस में होता है, सेंटर ऑफ मास यूजुअली हाई होता है और स्विंग में ये कम होता है ताकि सेंटर ऑफ मास कम हो जाए। सब टैलर जो जॉइंट होता है जो कि टैलस बोन के नीचे है, इन अर्ली स्टांस जब आप पाव जमीन पे रखते हैं, इवर्जन अनलॉक्स द मिड टार्सल जॉइंट अलाउइंग द शॉक एब्जॉर्प्शन, ताकि आप जब पाव जमीन पे लगाते हैं, क्योंकि अब लोड होना है, लोडिंग रिस्पॉन्स होगा, वेट बेरिंग होगी, उस टाइम पे क्या होता है, जो आपका सब टैलर जॉइंट है वो लॉक कर लेता है ताकि शॉक एब्जॉर्प्शन हो। लेट स्टांस में क्या होता है, जब आपका पाँव अब दोबारा स्विंग में जाने लगा है तो तब मिड टार्सल जॉइंट लॉक होता है, इन्वर्जन लॉक करती है ताकि 4 फुट लीवर जो है, ताकि वो आगे की तरह आगे पाँव आपका लॉक हो, जो उंगलियां हैं वो लॉक हो जाएं और आपकी जो हील है वो सक्सेसफुली जमीन से उठ सके। ठीक है। दोबारा इसकी तरफ आते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हील स्ट्राइक है, उसके बाद फुट फ्लैट है, फिर लोडिंग रिस्पॉन्स है मिड स्टांस का, उसके बाद पुश ऑफ है टू। ठीक है। पुश ऑफ के बाद टोज ऑफ आते हैं, फिर एक्सेलरेशन है, पाँव पीछे की तरफ जा रहा है, फिर मिड स्विंग है, फिर डीसेलरेशन है। 60% आपका पाँव स्टांस फेज में होता है, 40% स्विंग फेज में होता है। काइनेटिक्स में जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो ग्राउंड रिएक्शन फोर्सेस है। Equal and opposite force the floor exerts on the body during stance. Best measured with the force plate और फोर्सेस, ये जो फोर्सेस हैं इनको टिपिकली 3 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट में, मीडियल कंपोनेंट में और इंटीरियर पोस्टीरियर शियर में। ठीक है। फिर इलेक्ट्रोमायोग्राफी आती है, मैंने बात की थी कि एंड पे हम ड्यूरिंग एक्टिविटी मसल्स की अंदर प्रोड्यूस होने वाली, क्योंकि मसल्स काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मसल्स के अंदर प्रोड्यूस होने वाली जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको एनालाइज किया जाता है। तो वो कैसे चेक करते हैं, चिप्स लगा दी जाती हैं, वायर्स हैं, मसल्स मूव करेंगे, वो वायर जो है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का सिग्नल लेंगी, वो रॉ सिग्नल रेक्टिफाइड होगा, फिर उसके बाद एनवेलप सिग्नल में कन्वर्ट होगा और फाइनली हमारे पास जो मॉनिटर्स हैं उसके ऊपर आ जाएगा कि क्या मूवमेंट आई है या क्या मसल्स कैसे काम कर रहे हैं। आपके गेट को कंट्रोल करने के लिए बॉडी में कुछ मैकेनिक्स हैं, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड पैटर्न को जनरेट करती है, रिफ्लेक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और रिदमिक मूवमेंट्स को कंट्रोल करती है। उसके अलावा ब्रेन स्टेम या सेरेबेलम है, या आपकी बैलेंस को कंट्रोल या कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करते हैं। बेसल गैंग्लियन आपकी डायनामिक स्टेबिलिटी, मतलब कि मूवमेंट के दौरान कितनी स्टेबिलिटी है, कि आप चलते चलते गिर तो नहीं जाते हैं, ये बेसल गैंग्लियन डिटरमिन करता है। मूवमेंट को इनिशिएट बेसल गैंग्लियन करवाता है, मूवमेंट को टर्मिनेट सेम बेसल गैंग्लियन करवाता है।
कॉर्टेक्स है उसके बाद आपके मेन जो है अडेप्टेबल मोटर कंट्रोल सिस्टम्स को कंट्रोल करता है। डिफरेंट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट्स में कैसे काम करना है आपका कॉर्टेक्स डिसाइड करता है। उसके बाद सेंसरी फीडबैक या गेट अडेप्टेशन है। तो देयर आर टू वेज टू कंट्रोल द इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग लोकोमोशन। रिएक्टिव स्ट्रैटेजीज होती हैं और प्रोएक्टिव होती हैं। रिएक्टिव होती हैं आप जब चल रहे हैं, आपकी बॉडी पहले ही डिसाइड करती है कि आपने ऐसे ऐसे चलना है, ये रिएक्टिव है। सॉरी, ये रिएक्टिव होता है अगर दरमियान में कुछ चैलेंज आया है तो फिर उसको कैसे अबूर करना है, वो रिएक्शन है। प्रोएक्टिव होता है कि कोई आने से पहले ही बॉडी मेंटली प्रिपेयर होती है कि आपने स्टेप ऐसे उठाना है और स्टेप वैसे उठाना है। रिएक्टिव स्ट्रेटजीज और प्रोएक्टिव स्ट्रेटजीज। रिएक्टिव स्ट्रेटजीज में आपका सोमेटोसेंसरी सिस्टम है कि सेंसरी इंफॉर्मेशन लेता है, फिर उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है। मसल स्पिंडल इनपुट देता है, आपके जीटीओज इनपुट देते हैं, आपके स्किन से इनपुट आती है। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर आपका हाथ लगाए और गर्म है कोई आपने किसी चीज को हाथ लगाया है एंड दैट इज हॉट, आप फौरन से अपना हाथ पीछे करते हैं, ये रिएक्शन है, ये रिएक्टिव स्ट्रेटजी है। इसके अलावा विजन है, आपकी स्पीड ऑफ लोकोमोशन को कंट्रोल करती है। सामने से कोई चीज आ रही है, आपकी विजन से इनपुट जाती है और फिर आप अपनी स्पीड को कंट्रोल करते हैं कि अब हमें तेज होना है या अब हमें स्लो होना है। ठीक है। बॉडी की अलाइनमेंट कैसे आपने सही करनी है। वेस्टिबुलर सिस्टम आपके हेड को स्टेबलाइज करता है। प्रोएक्टिव होती हैं, आप सेंसरी इनपुट पे फोकस करके अपनी गेट को पहले ही अडॉप्ट कर लेते हैं। आप पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि पोटेंशियल ऑब्स्टिकल्स क्या हो सकते हैं एक एनवायरनमेंट में और उसके अराउंड आपने कैसे नेविगेट करना है। और प्रोडिक्शन होती है बेसिकली इसके अंदर, क्योंकि आप अभी अगर कोई चीज सामने आएगी और फिर आप चेंज करेंगे तो वो रिएक्टिव स्ट्रैटेजी होगी। अगर अभी कोई चीज सामने नहीं आई और आप प्रोडिक्शन के अकॉर्डिंग ही अपना डिसाइड कर रहे हैं कि आपने कैसे मूवमेंट करनी है, तो ये प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी है। ठीक है। शॉर्ट स्टेप लेना है, फोर्सेस को शिफ्ट करना है नहीं करना है, ये सारी प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजीज हैं। ये था आपका गेट के कंपोनेंट्स का लेक्चर। अब इससे अगला लेक्चर आपकी गेट के पैथोलॉजीज का होगा, दैट विल बी द लास्ट इंशाल्लाह। ठीक है। अल्लाह हाफिज।